खबर दें, भारत की आबिजा रेहत का सिलसिला जारी है। दरिया जनाब में वजीराबाद, हाफिजाबाद और सियालकोट में मजीद नुकसानात का खदशा बढ़ गया है। तहफुजात को दूर करके काला बाग डैम जैसा प्रोजेक्ट अपने बच्चों के लिए, नस्लों के लिए, पाकिस्तान के लिए आपको करना चाहिए। इस सोसाइटी के जरिए 250 से 300 अरब रुपए का चूना अवाम को लग चुका है। 1 टका भी अवाम को नहीं मिलना। ये सारी जमीनें बैंक प्लज हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ। पिछले 10 दिन की खामोशी के दौरान बहुत से मैसेजेस आए कि पंजाब के मेन स्ट्रीम शहरों में फ्लड्स आ रहे हैं और आप इस पे बात नहीं कर रहे। शायद वो लोग थे जिन्होंने इससे पहले जो हमने बातें की वो देखी नहीं हैं। उसकी वजह यह है कि हम तो जब सवात के दरिया किनारे एक फ़ैमिली खड़ी होकर दरिया में बह गई और सारे मीडिया ने सिर्फ़ एक चीखो पुकार की कि ये देखें अली अमीन गंडापुर ने इनको रेस्क्यू नहीं किया, तो हमने ये कहा कि अभी तो उन्होंने रेस्क्यू नहीं किया बल्कि मुल्क में लाखों करोड़ों लोग भी कल को रेस्क्यू करने के काबिल बन जाएंगे। और वही हुआ। इस वक्त जब मैं ये गुफ्तगू कर रहा हूँ तो 3 से 4 दिन हो चुके हैं पंजाब के, अपर पंजाब के शहरों में फ़्लड के आने को। सियालकोट हो जाए, गुजरांवाला हो जाए, लाहौर हो जाए, इसके अलावा मुल्तान में वार्निंग्स दी जा रही हैं, फैसलाबाद में, बहावलपुर में, रहीम यार ख़ान में, झंग में। कोई भी इलाका सेफ़ ना रहा हमने देखा। अगर मैं रिवर इनफ्लोज़ की बात करूं तो 2 लाख क्यूसिक जो है वो आउटफ्लो बलोकी पर है यानी कि रावी पर, और गंडा सिंह वाला पर यानी कि सतलुज पर भी 2 लाख के करीब का रेला है, जो कि शायद डेकेड्स में इस कौम ने नहीं देखा। और इसके साथ साथ ये कहा गया पंजाब हुकूमत की तरफ से कि हमने 7 लाख लोगों को रेस्क्यू करने का पंजाब की तारीख़ का सबसे बड़ा फ़्लड और सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन किया है, और 5 लाख हमने मवेशियों को, जानवरों को रेस्क्यू किया है। वो और बात है कि इसको काउंटर चेक करने के कोई फैक्ट्स हैं या नहीं, ये कहीं अवेलेबल इसलिए नहीं है कि अभी ये डेवलपिंग स्टोरी है इसलिए। और इस मर्तबा सबसे बड़ी बहस और डिबेट सोशल मीडिया पे आपको बिलाखिर दिखाई देगी, मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी दिखाई देगी, क्योंकि पहले तो हम ये कहते थे ना कि अर्बन पख्तूनख्वा में या फिर रूरल पख्तूनख्वा में फ़्लड आ गया, अच्छा कोई बात नहीं, वहाँ तो आता रहता है। अच्छा फिर कभी कभी टिकर पे छोटी सी खबर आती थी कि बलूचिस्तान के इन इलाकों में सैलाबी सूरत हाल है, अच्छा चलो कोई बात नहीं, वहाँ भी होता रहता है। उसके बाद में जनूबी पंजाब में फ़्लड की ख़बरें आती रहती थी, तो ठीक है वहाँ भी कोई मसला नहीं, थोड़ी बहुत क्रॉप डिस्ट्रॉय हो जाएगी, कोई बात नहीं, ब्राउन ब्रेड खा लेंगे, इसमें क्या है। लेकिन इस मर्तबा मेन स्ट्रीम के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर सबसे बड़ी डिबेट ये है कि लाहौर में ठोकर न्याज़ बेग के पास मौजूद एक हाउसिंग सोसाइटी जिसमें बड़ी मछलियाँ रहती हैं, उसके भी कुछ घर तबाह हो गए। हाउ डेयर नेचर, कुदरत की हिम्मत कैसे हुई कि उसने बड़ी मछलियों पे ही हमला कर दिया इस बार। ठीक है, अब कुदरत कोई पाकिस्तान की हुकूमत तो नहीं है जिसका जब मुंह उठे तो उन्हीं इलाकों की तरफ जाए जहाँ से ख़बर यहाँ तक नहीं पहुँचती। इसीलिए कुदरत सिर्फ़ ऑपरेशन बलूचिस्तान में नहीं करती, कुदरत जो है वो ऑपरेशन सिर्फ एक्स फाटा में नहीं करती, कुदरत ऑपरेशन सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान में नहीं करती है। कुदरत ने फिर लाहौर में भी ऑपरेशन कर दिया, फैसलाबाद में भी ऑपरेशन कर दिया, सियालकोट में भी ऑपरेशन कर दिया। और डिबेट ये रही कि लाहौर की एक हाउसिंग सोसाइटी पार्क व्यू जो कि अलीम ख़ान साहब ओन करते हैं, वहाँ पे 1000 से ज़्यादा घर तबाह हो गया है। इस पे अब आओ मिल के सारी कौम बहस करती है। हर दफ़ा एक बहुत बड़ी एनवायरमेंटल कैटास्ट्रफी को इतना ज़्यादा फनल डाउन करके ना एक चीज़ पे ले आएंगे, ये जी गंडापुर ने रेस्क्यू नहीं किया, इस बार लाहौर की सोसाइटी के 2 ब्लॉक पानी के नीचे गए तो पूरा मीडिया और पूरी आवाम जाग गए कि ये तो बहुत गलत हुआ है। हाँ, इससे पहले जो 1100 लाश एक साल में एनवायरमेंटल कैटास्ट्रफीज़ ने, मौसमियाती तब्दीली ने, कहत साली ने, हीट वेव्स ने, एनवायरमेंटल कैटास्ट्रफीज़ के बाद पैदा होने वाली बीमारियों ने जो 1100 लाश गिराई, उसकी खैर है। पार्क व्यू के 2 ब्लॉक क्यों डूबे, तो चलें हम आपको वो भी बता देंगे कि वो क्यों डूबे। लेकिन उससे पहले हम आपको ये बता दें कि मेन स्ट्रीम डिस्कोर्स में उतनी हमाकत इस बार भी जारी रही जितनी पहले होती है। सोशल मीडिया के ऊपर हमने रेसिज्म भी देखा, और साथ साथ हमने जो इंटर प्रोविंशनल लड़ाइयाँ हैं वो भी हमने देखी कि अच्छा तुम्हें मिल गया पानी, अब सिंध वालों बड़ा रोया करते थे तुम लोग। और साथ साथ ये भी हमने देखा कि हमेशा की तरह एक ख़ारिश जो पूरी कौम को लाहक है, बाबा डैम साहब को भी लाहक थी, अब पूरी कौम को है, वो है काला बाग डैम। कि अगर कोई भैंस भी नहर में गिर जाएगी ना तो साथ ही बयान आ जाएगा, अगर काला बाग डैम बना होता ना तो आज ये भैंस वहाँ से निकल के उधर चली जाती पैदल, गूगल मैप्स पे लोकेशन लगा के।
तो इसीलिए काला बाग डैम ना बनने की वजह से हम बर्बाद होते रहेंगे। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। तो इस बार मैंने कहा चलें, ये रूमर तो फैलते रहते हैं, लेकिन सबसे बाशऊर पार्टी, सबसे पढ़े लिखे लोग, सबसे आखिर में जिनको मालूम हुआ कि सब चीज़ें इस्टेब्लिशमेंट करती है, जो सबसे बाशऊर भी हैं, उनका सबसे बाशऊर नंबर 2 पे, क्योंकि 1 पे बुज़दार था, नंबर 2 पे सबसे बाशऊर वज़ीर आला गंडापुर, उन्होंने ये कहा कि मुल्क व कौम के लिए काला बाग डैम का बनना अशद ज़रूरत का हामिल हो चुका है। मेरा ये मौक़िफ़ है कि तमाम को अपने हकूक़ के मुताबिक तफूज़ात को दूर करके काला बाग डैम जैसा प्रोजेक्ट अपने बच्चों के लिए, अपनी नस्लों के लिए, पाकिस्तान के लिए आपको करना चाहिए। वाई डोंट यू गिव हिम अ राउंड ऑफ अपलॉज नाउ? तो फिर हमने कहा कि चलें इसको एड्रेस कर लेते हैं कि फाइनली हमें ये ख़ारिश जो है वो कभी ख़त्म नहीं होनी, तो इसको ख़त्म करने के लिए कोई ना कोई ऑइंटमेंट, कोई दवा, कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए, कोई तेल होना चाहिए। तो वो जनाब ये है कि एक तो ये सलूशन जो प्रोवाइड किया जाता है, इसमें जहालत की इंतहा ये है कि इनको ये नहीं पता कि काला बाग डैम जो कि आप कहते हैं जंक्शन पर वाक़ होगा पख्तूनख्वा की और पंजाब की, वो दरअसल इंडस के ऊपर बनना था, दरियाए सिंध के ऊपर। ये जो करंट सैलाब आ रहे हैं, ये सतलुज में, रावी में और चनाब में आ रहे हैं, डैम किधर बनाओ? काला बाग में, और उससे फ्लड ख़त्म हो जाएगा, वो एक घूंट लगा के सारा फ्लड पी जाएगा। ये है आर्ग्यूमेंट, ये है चीफ़ मिनिस्टर का आर्ग्यूमेंट और सोशल मीडिया पे बैठे करोड़ों पाकिस्तानियों का आर्ग्यूमेंट ये है, ठीक है। इस मरतबा भी हमने देखा सतलुज, रावी और चनाब में हाई इन्फ्लोज़ हुए, ठीक है, और इंडिया की तरफ से स्पिलवेज़ खोले गए, बिकॉज़ वहाँ पर भी फ्लडिंग हो रही है। 2000 कैजुअल्टी हिंदुस्तान के अंदर हो गई है, क्योंकि दोनों कौमों ने छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट्स के ऊपर तो न्यूक्लियर वॉर शुरू करने के नहज पे पहुँच जाना होता है, लेकिन 2000 वहाँ मरा, 1200 यहाँ मरा, इस पे बात नहीं करेंगे। सियासत नहीं चमकेगी, वोट नहीं मिलेगा, तराने नहीं बजेंगे, परेडें नहीं होंगी, तो इसीलिए इस पे क्यों बात करनी है? टोटल 3000 बंदा ही मरा है ना 6 महीने में दोनों तरफ, इसमें क्या है? इस 3000 का 1% भी अगर किसी बीजेपी ने या जैश मोहम्मद ने या किसी ने भी मार दिया होता ना, तो अभी जंग लगी होती यहाँ पे एक्टिव। लेकिन चूँकि नॉन कॉपरेशन ऑन एनवायरनमेंट ने 3000 बंदा मारा है, तो इसमें क्या है? गो टू हेल, कोई मसला नहीं है। तो हमने ये देखा है इस मरतबा कि ये काला बाग डैम का जो आर्ग्यूमेंट है ना, इनको ये समझ नहीं आती कि पख्तूनख्वा के वज़ीर आला के लिए पैगाम है कि अगर काला बाग डैम बन भी जाए तो नौशहरा को, चारसद्दा को, स्वात को, दीर को, चित्राल को, कोहिस्तान को आप नहीं बचा सकते, क्योंकि इनमें से बहुत से रिवर्स जो हैं वो ट्रिब्यूटरी रिवर्स हैं, जो बाद में जाके इंडस को ज्वाइन करते हैं, उससे पहले ही उनमें फ़्लड आ जाता है। भाई किसने कहा है आपको कि इससे पख्तूनख्वा में भी फ़्लड बंद हो जाएगा? पंजाब का तो दूर दूर तक ताल्लुक़ नहीं है। पंजाब में आने वाले जितने फ़्लड्स हैं, काला बाग डैम उनको प्रिवेंट नहीं कर सकता। कुछ साबित कर दे, कैसे करेगा? ठीक है। इसके अलावा जो ट्रिब्यूटरी रिवर्स का मैंने आपको बता दिया। अब एक और ख़तरा ये है कि अगर काला बाग डैम बनता है तो बैक वाटर इफ़ेक्ट से काला बाग जो है वो वाटर लेवल नौशहरा में इतना राइज़ कर देगा कि मज़ीद बर्बादी हो जाएगी। दुनिया में लीबिया की मिसाल है, डैम टूटने से हज़ारों लोगों की जान चली गई। और डैम्स जो हैं वो क्या मॉडर्न सलूशन है, इस पर भी किसी को बात नहीं करनी। उसकी वजह यह है कि सिर्फ आसान तरीका है कि चाय की चुस्की लेते हुए ड्राइंग रूम में बैठ के कह दो आज डैम बनाए होंगे तो इंज ना होंदा। पढ़ने का तो टाइम नहीं है ना भाई। तो वो ये है कि डैम वाला जो आर्ग्यूमेंट है ना सारा, ये रिडंडेंट हो चुका है, क्योंकि आपको ये नहीं मालूम कि ये सिर्फ वन साइडेड ट्रैफिक नहीं होती, इसकी बर्बादियाँ कितनी होती हैं। ज़रा ये सुन लें। पहली चीज़ ये है कि डैम्स जो हैं वो प्रिवेंटिव और प्रोडक्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर के होने का जो आर्ग्यूमेंट है ये हाईली कंटेस्टेड है। नंबर 1, वहाँ सेडिमेंटेशन होती है, नीचे सारा जो हम देखते हैं सेडिमेंट्स, और इसके अलावा सिल्टेशन का जो अमल है जिसको आप गूगल कर सकते हैं, वो रेत इकट्ठी होने से स्टोरेज कैपेसिटी कम होती जाती है। तरबेला मंगला की हालत देख लीजिए जाके आप, ठीक है। लार्ज डैम्स की मैं बात कर रहा हूँ, ये उसकी बहुत बड़ी वीकनेस है। इसके अलावा अगर हम इंडस पे डैम्स बनाने की बात करेंगे तो वो तो पहले ही इतना सेडिमेंट लेकर आता है हिमालय से कि उसमें तो वैसे ही प्रैक्टिकलिटी बहुत कम हो जाती है। हैवी रेनफॉल के इवेंट में, जिस तरह पाकिस्तान के अंदर हमने हैवी रेनफॉल करंटली अभी देखी है, सिर्फ एक शहर की मैं अगर बात करूं फिल वक्त, तो उसके मुताबिक ये डाटा बताता है कि सियालकोट में 24 घंटे में 360 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है, जो कि 49 ईयर्स के बाद होने वाला इवेंट है। 50-50 साल के रिकॉर्ड टूट रहे हैं।
और आप इसके लिए एक बहुत बड़ा ड्रम पानी का भरने का आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं कि अगर वो उसका आउटफ्लो बढ़ेगा तो उसके बाद में बर्बादी भी उसी स्केल पे आएगी, ये किसी को नहीं पता। हिंदुस्तान के पास डैम्स हैं ना, उनके डैम के स्पिलवे से निकल के यहाँ फ्लड आ रहा है। तो हैवी रेनफॉल के इवेंट में मज़ीद बर्बादी हो सकती है। इसके अलावा एक्वाटिक इकोसिस्टम जो है, बायोडाइवर्सिटी है या जो फ़िश माइग्रेशन है, वो सारी बर्बाद हो जाती है। जो इकोसिस्टम है दरिया का, पानी का, आबी हयात का, वो बर्बाद हो जाता है क्योंकि ये ब्लॉकेड कर देता है वाटर चैनल को। इसके साथ साथ ये कि थाउजेंड्स ऑफ पीपल की डिस्प्लेसमेंट हमने देखी है। द्यामर भाषा के ऊपर भी लोगों का ये रिजर्वेशन रहा है गिलगित में कि यहाँ लोकल कम्युनिटी सफ़र करेंगी, उनका ज़रिया मुआश सफ़र करेगा। इसके अलावा पाकिस्तान जैसा मुल्क जहाँ शेयर्ड वाटर रिसोर्स हो प्रोविंसेस के दरमियान में, वहाँ तो पहले ही इतनी लड़ाई है भाई। अब सिंध जो है वो लोएस्ट रिपेरियन है इंडस का, इसीलिए वो कालाबाग डैम पे एतराज़ करता है कि आप तो पहले ही 1991 के अकॉर्ड्स के तहत जो हमें साइन करके पानी आपने एग्री किया था वो नहीं दे रहे। इस फ़्लो को मज़ीद रोक के हमें प्यासा मारना है, क्या करना है आपने? उस पर भी कोई बात नहीं करेगा क्योंकि ज़ाहिरी बात है वन लाइनर फेंकना होता है। कालाबाग डैम बना दो, फ्लड सारा खुश्क हो जाएगा खुद ही खौफ से। हालांकि फ़्लड आ रहा है 3 दरियाओं में, हमने इंडस पे बना दिया, चलें जो करना है कर लें, लो उन सांभो, वही वाली बात है। तो ये चीज़ हमने देखी है कि हाइड्रो पावर शेयर जो दुनिया भर में है ना, ये कम होता जा रहा है। दुनिया भर की इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का परसेंटेज सिर्फ 17% हाइड्रो पावर से आता है, बाकी सारे नॉन हाइड्रो सोर्सेज हैं। इसके अलावा ग्रीन हाउस गैस एमिशंस पे मैं आता हूँ क्योंकि कहा जाता है बड़ी ग्रीन एनर्जी है ये, इसमें तो कोई तबाही नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। ग्रीन हाउस गैस एमिशंस जो हैं वो फॉसिल फ्यूल से भी ज़्यादा अक्सर बढ़ जाते हैं हाइड्रो पावर में। उसकी वजह यह है कि जो वेजिटेशन सबमर्जन होती है, यानी कि जो अभी सारी वेजिटेशन है वो पानी के नीचे जब रहती है तो उसके बाद में मीथेन रिलीज़ होती है, 25 गुना ज़्यादा हार्मफुल है, पोटेंट है कार्बन डाइऑक्साइड से। और ओल्डर डैम्स जो हैं, जो पुराने डैम बने हुए हैं, वो तो नई एनवायरनमेंट की जो इंटेंसिफिकेशन है उसको डील भी नहीं कर सकते। उनको अपग्रेड करने का आर्ग्यूमेंट तो आप छोड़ ही दें, अब नए डैम बनाने पे हम बात करना शुरू हो गए हैं। तो ये सबसे आसान जो मसला होता है ना, वो ये होता है कि आप सिर्फ ये बोल दें नए डैम बना दो। उन डैम्स के नतीजे में क्या होगा, WWF का एक सर्वे बताता है 2050 में तमाम डैम्स का 2/3 यानी कि 2/3% जो है वो उन रिवर बेसिन्स में लोकेटेड होंगी जो हाई रिस्क पर होंगे एक्सट्रीम फ्लड से। यानी कि जिन रिवर बेसिन्स में सबसे बड़े सैलाब आ सकते हैं, दुनिया के 2/3 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स और डैम्स जो हैं वो उन एरियाज़ में होंगे 2050 तक। यानी कि इन डैम्स की वजह से लोग मरा करेंगे, बचेंगे नहीं इससे। लेकिन किसी ने इस पे बात नहीं करनी। साइजेबल कार्बन फुटप्रिंट होता है इसका, क्योंकि कंक्रीट से भरे हुए प्रोजेक्ट होते हैं ये, जिसमें सब खुश रहते हैं, ठेकेदारी भी चलती है, नोट भी आगे पीछे होता है, वर्ल्ड बैंक से भी पैसा आता है, इसीलिए यही चाहिए आपको। ठीक है, अब इस पर अगर कोई ये कह दे कि रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट को गूगल कर लें, वो तो आपने नहीं करना, वो तो गंडापुर साहब ने भी नहीं करना, वो तो किसी और ने भी नहीं करना पाकिस्तान में, जो कि पावर जनरेशन की बात करता है, पानी के फ़्लो को डिसरप्ट किए बगैर। तो हमने फ़्लड आने से क्या सीखा? 2010 में इतना बड़ा फ़्लड पाकिस्तान में आता है, हमने कोई भी फ़्लड इंफ्रास्ट्रक्चर या कंट्रोल सिस्टम पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की। उसकी वजह है कि 2010 के बाद तो हम 30 अक्टूबर का जलसा करवा रहे थे ताकि तीसरी पार्टी को रास्ता मिल सके, और उसके बाद में हमने धरने भी करवाने थे और बड़े काम करने थे। हम मसरूफ़ लोग हैं, हमारे पास टाइम नहीं होता। फिर 2018 का इलेक्शन भी हमने रिग करना था, ठीक है। उससे पहले जनूबी पंजाब महाज बना के लोगों को फ़ोन करवाने थे कि अगर PTI में शामिल ना हुए तो तुम्हारा कारोबार छीन लेंगे पूरा। और फिर जहाज़ों में बैठ के MPs की बारात आया करती थी जो आज डेमोक्रेसी के लिए खड़ी हुई है। फिर हमने 2024 का इलेक्शन भी रिग करवाना था, रात 11 बजे डिसाइड करना था कि नहीं आते, काम गलत हो गया, हुण ते मियाँ साहब आ ही नहीं सकते। तो फिर पहुँचो जनाब, टेबलें उल्टो, ठीक है। तो ये सारा काम भी करना था। 18 में इमरान खान साहब को मुसल्लत करना था और 24 में PDM को मुसल्लत करना था जनाब। तो इसीलिए इस पे क्या इन्वेस्टमेंट होनी थी। 2023 की अगर मैं बात करूं, 16% ज़्यादा बारिश होती है नॉर्मल से। 2024 में 31% ज़्यादा बारिश होती है। 25 में कहा जा रहा है 35% ज़्यादा बारिश हुई है। एस्केलेटरी ट्रेंड है, हर साल बारिशों में एबनॉर्मलिटी से इजाफ़ा हो रहा है
और अभी अज़मा बुखारी साहिबा जो कि पंजाब गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करती हैं, वो ये कह रही हैं अगले साल का मानसून इससे भी बदतर होगा। अब आप सोचें क्या होगा। इसके अलावा एक और बहुत बड़ा मसला अर्बनाइजेशन का है। डेली वाटर डिमांड जो है वो 4 मिलियन एकड़ फीट से 10 मिलियन एकड़ फीट पर पहुंच गई है 5 सालों में। अब इतने घर बनने से मज़ीद स्क्वीज़ हो गए हैं पानी के रास्ते, ठीक है, और हमने रिचार्जिंग पाथवेज़ को ब्लॉक कर दिया। हाउसिंग सोसाइटियों पे सोसाइटियाँ खड़ी कर दी फ्लड प्लेन्स के ऊपर। मैं रूडा पे और पार्क व्यू पे अभी आता हूँ, आप ज़रा तहम्मुल रखिए। और जिन्होंने ज़ाहिरी बात है तहम्मुल नहीं, जो डोपामिन बनाने के लिए आए थे वो तो स्टीयर अवे कर गए होंगे अब तक। तो आई एम टॉकिंग टू द जेन्युइन व्यूअर्स। तो अब ये है कि तकरीबन हाउसिंग सोसाइटियाँ जिस रफ्तार से हम बनाते हैं ना, अगर उसकी परसेंटेज मैं आपको कोट करने की कोशिश करूं, 1972 में लाहौर में 54% एग्रीकल्चरल लैंड, यानी कि तकरीबन आज से 50 साल पहले आधा लाहौर ज़रई ज़मीन पर मुनहसर था। 2009 में 35% रह गई, ठीक है, 2009 में। और 2000 से 2025 तक 35% ज़रई ज़मीन की जगह पर हमने सोसाइटियाँ बना दी हैं, ब्राउन एरियाज़ बना दी हैं। 25 सालों में 35% ज़राअत को वाइप आउट कर दिया। इस वक्त हज़ारों गांव जो हैं वो पानी के नीचे हैं। अगले साल की गंदम जब लगेगी तो लग सकती है या नहीं, ठीक है। हज़ारों रुपए महंगी गंदम पहले ही बिक रही है। किसान कह रहे हैं 40 रुपए की रोटी हो जाएगी अगर हुकूमत ने ना ये ख़रीदी और ना हमें सपोर्ट किया, अगर इसके ऊपर हमें सब्सिडाइज़ ना किया तो फसलों पे फसलें तबाह हो रही हैं, ठीक है। 2001 से 2024 तक 8% ट्री कवर हमने काट दिया है, ठीक है, 8%, यानी कि 20 सालों में 10% हम उड़ा देते हैं। और इस वक्त अगर कहा जाए कि 20 लाख पाकिस्तानी बेघर हो चुका है इस फ्लड की वजह से, तो गलत नहीं है, फैक्ट्स ये बताते हैं। 15,000 पेशेंट पिछले 3 दिनों में रिपोर्ट हुए हैं, डायरिया के, डेंगू के, मलेरिया के, स्किन इन्फेक्शंस के, स्नैक बाइट्स के, क्योंकि वहाँ से सिर्फ जो है वो पानी नहीं आता, सप भी आते हैं और शावां भी आंदियां ने। तो बीमारियों का इतना बड़ा आउटबर्स्ट है, ठीक है, और हम ये सारी बर्बादी होते हुए खामोशी से देख रहे हैं। लेकिन हमारे इसके बदले में जवाब क्या है कि अलीम ख़ान हमें पैसे दे, या फिर इसके जवाब में हमारा सलूशन हमारे पास क्या है, कालाबाग डैम बना दो, या गंडापुर को अरेस्ट कर लो, या उसको CM शिप से हटा दो। हम रियलाइज़ ही नहीं कर रहे कि ये एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है भाई। ये तो हम कहते हुए आ रहे हैं। आज से 2 साल पहले तकरीबन मैंने वीडियो बनाई थी रावी रिवर की हिस्ट्री पे, जो यकीनन आप सब ने नहीं देखी होगी। उसमें मैं ये कह रहा हूँ कि रूडा का जो प्रोजेक्ट है ना, वो किसानों के खून के ऊपर बना है, ठीक है। क्योंकि अब मैं रूडा पे आ जाता हूँ। 1.5 लाख एकड़ के ऊपर नज़र थी उस वक्त की हुकूमत की जनाब, जिसमें एक शख्स उसने उस दरिया के किनारे खड़े होकर कहा, चूँकि उसने कहा कि मेरे पाकिस्तानियों, अब चूँकि रावी रिवर नाला बन चुका है तो इसीलिए यहाँ पे हम 1.5 लाख एकड़ पे जबरी कब्ज़ा करके 46 किलोमीटर लंबा शहर बनाने लगे, जिस शहर में 15 लाख घर होंगे। अब ये 15 लाख घर वहीं थे जहाँ 50 लाख घर थे, यानी कि हवाओं में उड़ रहे हैं। तो इमेजिनेशन तो उनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग थी, और मैं सिर्फ उनको ब्लेम नहीं करूँगा। इज़ ऑलरेडी इन जेल, इज़ ऑलरेडी गेटिंग द बीटिंग। ये आप सब 2024 का एक क्लिप निकाल के मुझे टैग पे टैग करी जा रहे हैं कि ये देखें, आपने चैलेंज किया था कि इमरान खान के बेटे नहीं आएंगे, अब उसका नेफ्यू अरेस्ट हो गया है। पहले आप ये आर्ग्यूमेंट देखें कि मैंने कहा उसके बेटे नहीं आएंगे 2024 में, जवाब क्या आया? 2025 के मिड में उसका नेफ्यू घर से अरेस्ट हो गया। अब बोलो, तालियां यार, कितना रैशनल आर्ग्यूमेंट है आपका। सो इट्स बीन 6 months since I have not made a single video on the man because I don't have to. He is not in power. But still I have to say, which I said 2 years ago, वो क्लिप 2 साल पहले मैंने अपनी वीडियो में चलाया जो लोग भूल चुके थे, अब हर जगह चल रहा है। उसमें वो खड़े होके कह रहे हैं कि यहाँ नया शहर बनेगा, ये नाला है। किसी को गलत फहमी है कि ये कोई हाउसिंग सोसाइटीज बन रही है, ये नया शहर बन रहा है। इतना बड़ा प्रोजेक्ट पाकिस्तान में नहीं बन रहा, इससे नौकरियां मिलेंगी,
इससे फॉरेन एक्सचेंज आएगा, फॉरेन इन्वेस्टर्स आए हैं, $1.5 अरब के फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ चुके। अच्छा, एज अ प्राइम मिनिस्टर उनका ये काम नहीं था कि इस नाले को ठीक करें। एज अ प्राइम मिनिस्टर उनका ये काम नहीं था कि उनके दौरे हुकूमत में यूनिवर्सिटी ऑफ यॉर्क की एक रिपोर्ट ने कहा कि दुनिया का सबसे पोल्यूटेड दरिया जो है वो रावी है, उसको ठीक करते। एज अ प्राइम मिनिस्टर उनका ये काम नहीं था कि 2700 इंडस्ट्रीज़ अपना केमिकल वेस्ट रावी में बहा के आसपास के लोगों को बीमारियां लगवा के एक्वाटिक लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रही थी। 42 फ़िश की स्पीशीज़ सफ़ाए हस्ती से मिट गई थी रावी के अंदर, उसके बारे में कुछ करते। उन्होंने कहा चूँकि ये नाला बन गया तो आओ सोसाइटी खोलें यहाँ पे। उसकी वजह है कि हम तो वो कीड़े हैं जो ज़मीन खाता है। जिस तरह अमेरिका वो कीड़ा है जो दुनिया का तेल खाता है ना, जहाँ तेल मिले वहाँ जंग लगा देते हैं, इराक़ में और जगहों पे मिडल ईस्ट में। इसी तरह पाकिस्तान वो कीड़ा है जिसको कहीं पे खाली ज़मीन नज़र आए ना तो वहाँ वो बोर्ड लगाते हैं, आसान इकसात पे प्लॉट दस्तयाब है, लेकिन नीचे डिस्क्लेमर लिखा होता है फ़िल वक्त ये प्लॉट पानी के नीचे है, फ़ाइल ले लें, आगे बेच दें बस। तो हमने रिवर बेड के ऊपर ये प्रोजेक्ट अनाउंस कर दिया जनाब। इसके अलावा रावी स्मार्ट सिटी अनाउंस हुआ जिसमें कहा गया आर्टिफिशियल लेक बनाई जाएगी। चप्पू चलाएं जनाब, उसके अंदर बैठ के वो मलेशिया वाले बच्चे वाली वीडियो रिक्रिएट करें, बोट के ऊपर खड़े होकर एडिट लगाएं, पीछे ग्लासेस पहने रेबैन के, और इन्जॉय करें। रावी के अंदर लेक बना के देंगे आपको, ठीक है। हम ना बाज आएंगे मोहब्बत से, तो हमने नहीं बाज आना। $7 अरब की इन्वेस्टमेंट आएगी, ये भी ख्वाब दिखाया गया था, कहाँ गई आज तक नहीं पता। ये वहीं गई जहाँ डैम फंड गया। इसके अलावा रूडा ने जनाब ऑफिशियली नोटिफाई नहीं किया रावी के प्रोजेक्ट को। 2019 में असम्बली से लेजिस्लेशन पास करा दी कि रूडा जो मर्ज़ी करें, आप जिसको मर्ज़ी ठेका दें, ऑटोनमस बॉडी बना दिया उनको। ह्यूमन राइट्स वॉच को इस पे बोलना पड़ गया कि खान साहब साड़ी गाल सुनो ज़रा। उन्होंने ये कहा कि जो आपने लैंड एक्वायर किया ना, ये लैंड एक्विजिशन एक्ट ऑफ 1894 के तहत की है। पाकिस्तान में कॉलोनियल लॉ का ये अशर है। 1947 में आज़ाद हुए, 2022 में प्रोजेक्ट कर रहे हैं। कानून कब का अप्लाई हो रहा है? 1894 का, गोरे का। ये मगरब की ग़ुलामी से निजात दिलानी थी कि 1894 के ब्रिटिश लॉ का प्रेसिडेंट लिया जिसमें लैंड एक्वायर की जाती है पब्लिक पर्पज़ के लिए। रूडा को पब्लिक पर्पज़ की इम्पोर्टेंस का इशू बना के बेच दिया लोगों को। अच्छा, वहाँ पे बेरहमाना बुलडोज़र चल गए, ज़मीनें छीन ली, कोई कंपनसेशन नहीं मिली, बिलो मार्केट कंपनसेशंस मिली, इंटिमिडेशन हुई, थ्रेट किए गए लोगों को, एहतजाज किए। HRCP ने कहा अनसस्टेनेबल है इकोलॉजिकली, फाइनेंशियली, जो आप दरख्त लगाने की बातें कर रहे हैं सब ठीक कर देंगे, सब बकवास है। अच्छा, इस रूडा ने एक सोसाइटी के ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया था। उस सोसाइटी का नाम था पार्क व्यू सोसाइटी। ये रूडा बज़ाते ख़ुद इल्लीगल थी और उसके क्लिप चला रहे हैं और क्या कह रहे हैं कि उस वक्त के वज़ीर आज़म ने कहा था कि अलीम ख़ान जो है वो 300 कनाल जगह और मांग रहा था रावी में, तो मैंने उसको नहीं दी, इसलिए मैंने उसको पार्टी से निकाल दिया। हालांकि डाटा क्या बताता है? अभी आपने सुनना है सारा कि वारदात कितनी बड़ी है और कितने झूठे हैं ये सारे। अलीम खान का यह है कि उन्होंने 300 एकड़ ज़मीन ले ली रावी के अंदर, वो लीगल करवाना चाहते थे और रावी के बेड के ऊपर इलीगल है ज़मीन। All of them lie to you, they loot you, they snatch your land and they still get votes out of you by sheer manipulation of your mind. And it's not just them, it's everywhere, all of them, all parties are at one single point when it comes to looting. पाक व्यू 2004 में, अब ये मैं आपको बता देता हूँ कि किसने ये बहुत बड़ी डिबेट शुरू हुई। वैसे तो ये वैसे ही इररिलेवेंट डिबेट है, लेकिन चूँकि अब कौम हमारी इसमें कूद गई है शलवारें अपनी ऊपर करके, तो हमें भी कूदना पड़ रहा है उनको निकालने के लिए, ठीक है। रेस्क्यू ऑपरेशन 2004 में लैंड डेवलपर अमार ख़ान साहब तकरीबन 765 कनाल जगह लेते हैं। सोसाइटी का नाम रखते हैं रिवर एज हाउसिंग स्कीम। इसको अप्रूव कराते हैं LDA से। LDA ठप्पा लगा देती है ऊपर के, ठीक है। इस सोसाइटी को अलीम ख़ान 2010 में ख़रीद लेते हैं, ठीक है, और उसका नया नाम रख देते हैं, यानी कि ज़मीन वही जो किसी और ने ख़रीदी हुई थी और LDA से अप्रूव्ड थी। 2010 से होता यह है कि 2012 में एक्सपेंशन की कोशिश होती है कि मज़ीद ज़मीन ख़रीद ली जाए। LDA डिनाई करता है। LDA कहता है कि ये एग्रीकल्चरल लैंड है, ग्रीन लैंड है, यहाँ हम नहीं आपको दे सकते हमारे मास्टर प्लान के तहत। 2010 से 2022 तक 17 नोटिस मौसूल होते हैं LDA के, ठीक है, पार्क व्यू सोसाइटी को। लेकिन इस दौरान एक छोटे काके को पता नहीं होता कि ये थोड़ा सा ना काम आगे जा रहा है। उसका नाम क्या था? PTI,
क्योंकि वो शामिल हो जाते हैं पार्टी के अंदर, उस दौरान कोई कार्रवाई नहीं होती। किसी को नहीं पता होता कि 2010 से नोटिस आ रहे हैं भाई। इसके अलावा कुछ ब्लॉक्स जो हैं उनको 2019 में अप्रूवल और एनओसी मिल जाते हैं। किसकी हुकूमत थी, गैस कर लें। इसके अलावा 2022 में रूडा का जो ऑपरेशन होता है ना, तब जाके कहा जाता है पार्क व्यू को कि आप यहाँ ज़मीन नहीं मज़ीद एक्सपेंड कर सकते। क्यों? क्योंकि 21 में अलीम ख़ान ने पीटीआई छोड़ दी थी। यही इस मुल्क का अलमिया है कि जेन्युइन केसेस भी किसी पर अगर होंगे ना, तो कार्रवाई तब होगी जब कोई पॉलिटिकली वल्नरेबल हो जाएगा। जिस तरह मियां नवाज़ शरीफ पे जो केसेस बने 2017 में, मैंने 2008 में जो है वो रेमंड बेकर की किताब में वो सारी चीज़ें पढ़ी हुई थी ऑफशोर कंपनीज़ वाली। कोई केस नहीं बना। कब बना? जब मसला आ गया राहील शरीफ साहब से। इसी तरह यहाँ देख लें कि 2021 तक पार्क व्यू बिल्कुल ठीक है, कोई मसला नहीं है पार्क व्यू का। हाँ, 2022 में चूँकि अलीम खान अब पार्टी से निकल गए हैं, क्योंकि उनको खौफ था कि कहीं मेरे चांद से प्यारे राज दुलारे उस्मान बुज़दार को ये रिप्लेस ना कर दे कहीं, तो पार्टी से निकालो और को ये तो करप्ट आदमी है। 300 कनाल ली थी भाई, 300 कनाल तो बाद में ली थी। टोटल एरिया ज़रा पढ़ लो जाके कितना था। 765 कनाल से 10,000 कनाल बन गई थी पार्क व्यू, और ये आपके दौर में हो रहा था। तब कैसे लीगल थी वो, बताएं ज़रा। तो होता क्या है कि जनाब 16,000 प्लॉट जो हैं वो सेल कर दिए जाते हैं फ़ेज़ 2 में। 55 कनाल इरिगेशन डिपार्टमेंट की ज़मीन भी मिलती है। और ये सारी बातें कौन कर रहा है? मियां असलम इकबाल कर रहा है, जो पीटीआई का एक रिप्रेजेंटेटिव था पंजाब में। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, धुएंधार बात। पब्लिक के सामने, पाकिस्तानी अवाम के सामने, ओवरसीज पाकिस्तानियों के सामने जो मैं चीज़ रख रहा हूँ, और मैं बार बार कह रहा हूँ, आज मेरी बात आप लिख लें। इस सोसाइटी के जरिए 250 से 300 अरब रुपए का चूना अवाम को लग चुका है। 1 टका भी अवाम को नहीं मिलना। ये सारी जमीनें बैंक प्लाजा हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, मैं आपको तंबीह कर रहा हूं, जगह जितनी है उससे ज्यादा 15 से 16,000 प्लॉट इन्होंने एक्स्ट्रा बेच दिए। और ये सारा तब हुआ जब वो पीटीआई में नहीं रहा, ठीक है, यानी कि अलीम खान साहब पीटीआई से निकल गए। उसके बाद ये सारी बातें मियां असलम इकबाल को याद आ गई कि जी इरिगेशन डिपार्टमेंट की लैंड ले गए, 16,000 प्लॉट फ़ेज़ 2 में बेच दिया, 40 मिलियन का मंथली लेस्को को लॉस कर रहे हैं, बिजली के बिल नहीं देते, ये हैं वो हैं। तो भाई जब साथ लेके फिर रहे थे तब बोलते ना ये सारी बातें। ये तो वही है, शहबाज शरीफ साहब कह रहे थे पेड़ फाड़ दूंगा, घसीट लूँगा जरदारी साहब को। अब क्या, अब करके दिखाएं ये बातें, नहीं बोलते। ये तो वही बातें हैं कि पंजाब का सबसे बड़ा डाकू परवेज़ इलाही है, आज पार्टी का सदर है। अब बोलें, ये तो वही बातें हैं कि डीज़ल के नारे लगाने हैं मौलाना का नाम सुन के। और आज जो आपने अलायंस बनाई है अपोजिशन को, 26वीं तरमीम पे अपना वज़न जिसके पलड़े में डाल दिया कि तुम डिसाइड करो, उसका नाम फजलुर रहमान है। इस तरह से ये सारे मिल के आपको पागल बनाएंगे। आज जो क्लिप्स चल रहे हैं ना अलीम खान के सारे, जिस पे इमरान खान बयान दे रहा है पॉडकास्ट में बैठ के, ये तो गलत बन रहा है, ये रिवर बेड पे बन रही हैं। भाई आपने रूडा बनाई है, आपने जिस अथॉरिटी के ज़रिए अलीम खान के ख़िलाफ़ कार्रवाई की वो अथॉरिटी ही जाली थी, वो अथॉरिटी ही किसानों के खून पे बनी थी, उसका जवाब दें। ये जो 1.5 लाख एकड़ आपने छीना है और उसकी बदुआएं भी लग रही हैं आपको, और इसके अलावा साथ साथ ये कि ये जो 46 किलोमीटर का आप रावी रिवर बेड के ऊपर जो है वो शहर तामीर कर रहे थे, आप किस लेजिटिमेसी से अलीम खान को कह सकते हैं कि जी इसने ज़मीन चोरी कर ली और ज़मीन खा गया, जबकि आपने जो अथॉरिटी बनाई उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने के लिए जो जवाज़ पैदा किया वही इलीगल थी। ये इसी तरह है कि मैं पाब्लो एस्कोबार को ना, मैं उसे कहूँ कि तुम ना एंटी नारकोटिक फ़ोर्स के चेयरमैन बन जाओ, लेकिन ठीक है, हमने बात किससे करनी, क्योंकि लॉजिक तो है नहीं, दिमाग बंद हैं, गाली से नीचे बात नहीं करते सारे, इसके नीचे भी गाली दे रहे होंगे। तो अब बात जनाब ये है कि ओवरऑल ये इकोलॉजिकल डिज़ास्टर जो है ये रिपीट होता रहेगा। फ्लड्स का जो इशू है इस पे ये कह देना कि ओए इमरान खान, ओए नवाज़ शरीफ, ये भी गलत है, ठीक है, या ओए अलीम खान, अब नया नाम इसमें आप ऐड कर लें कि चूँकि अशराफिया का 1,000 घर डूब गया है तो इसलिए सारे फ्लड को पार्क व्यू में समेट के अब बहस करते हैं बैठ के। ये है हमारी अप्रोच। जो पख्तूनख्वा में हशर हो गया लोगों का, जिनके एक एक ख़ानदान के 26 लोगों ने एक फ्लैश फ्लड में अपनी आंखों के सामने डूबते हुए देखे और कुछ कर नहीं सके, उनकी हम बात नहीं कर रहे। वो एक ख़ातून आई हुई है, उसको जो है ना सर पे चढ़ाया हुआ है और वो जगह जगह उसका थोपड़ा दिखा रहे हैं, जो कि कह रही है मैं साइकोलॉजिस्ट भी हूँ, मैं सहाफ़ी भी हूँ, मैं एनवायरमेंटल एक्सपर्ट भी हूँ, मैं सारा कुछ ही हूँ।
वो जिसने कुछ दिनों पहले एक क्लिप में ये कहा था कि जो मर्द औरत को गाली देता है ना वो उससे बड़ा प्यार करता होता है। वो भाई इस तरह की औरतों को तो जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। ये ख़वातीन के ख़िलाफ़ वायलेंस को परपेचुएट कर रही हैं और आप बिठा के इनकी बातें लोगों को बता रहे हैं कि वो पार्कियों में खड़ी होकर इनकलाब लेके आ रही है। इतना डम्ब और डफर्स का डिस्कोर्स है ना कि हम बोल बोल के थक जाते हैं, यकीन करें दिल नहीं करता। 4 दिन से ये सारा कुछ होता हुआ देख रहा हूँ, नहीं दिल कर रहा बात करने का इस पर। अभी भी इसलिए किए कि मैसेज आ रहे थे कि कहीं उठाए तो नहीं गए आप, क्या कहाँ चले गए हैं। मैं कहा चलें बता दें नहीं उठाए गए, लेकिन आप सभी उठाए जाएंगे हमारे समेत अगर इस सब को ना रोका हमने तो क्रक्स में बात ये करूँगा कि इस सारी सिचुएशन में एक सबसे बड़ा फैक्टर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन भी है। लाहौर का मैंने आपको बताया 54% एग्रीकल्चरल लैंड से लाहौर जो है वो पिछले 20 सालों में 35% उसका हम खा गए हैं, क्योंकि हमें हाउसिंग चाहिए भाई, क्या करें। चलें आप कह दें कि रियल एस्टेट प्रोजेक्ट बहुत बुरे हैं, ये ख़रीद कौन रहा है, कौन पैसे लगा रहा है इसमें, या इसके अलावा सस्टेनेबल डेवलपमेंट है कहाँ पे। अगर मैं कैपिटल की बात कर रहा हूँ कि आपका पैसा कहाँ पे वापस आता है, आम शहरी का यहीं पे आता है। मैं पाकिस्तान में किसी बड़ी कंपनी के स्टॉक्स ख़रीदने में इन्वेस्ट करूँगा, नहीं करूँगा। बजाते ख़ुद मेरे पास पैसे आएंगे मैं प्लॉट ही लूँगा। जब रियासत प्लॉट ले रही है मैं क्यों ना लूँ। वो मैंने आपको अखबालें ज़र्री एक पेश किया था ना अपना, कि द रियल स्टेट इन पाकिस्तान इज़ द रियल एस्टेट ऑफ पाकिस्तान। इसको टैगलाइन बना लें अपनी, कि इतने इतने पीछे पॉलिटिकली स्ट्रांग लोग हैं, आप किसको हाथ डाल सकते हैं। ये तो एक सोसाइटी की बात भी नहीं, आप छोड़ें इसको, हज़ारों और हैं। जो कुछ हो रहा है वो तो कल को नज़र आएगा आपको बाद में। रिवर बेड को तो आप छोड़ ही दें, उसके अलावा जो ज़मीन खा के हम अमीर होना चाह रहे हैं ना, ये जो हमारे ख्वाब हैं ये सब गलत हैं। तो इन सारी चीज़ों में जो भी इन सारे आर्ग्यूमेंट्स को यहाँ तक कन्फाइन कर रहा है कि एक शख्सियत के पीछे पड़ जाओ, एक सियासी पार्टी के पीछे पड़ जाओ, ये कंट्रोल होने वाली चीज़ें ही नहीं हैं। ये अनप्रेसिडेंटेड बारिशें हैं, ऊपर से ग्लेशियल मेल्ट हो रहा है, ठीक है। हिमालयाज़ में, हिंदू कश में 65% फास्टर पेस पे 65% तेज़ रफ्तारी से ग्लेशियर पिघल रहा है, अगर उनको पिछले 10 सालों से कंपेयर करें अगले 10 सालों के साथ। टोरेंशियल रेन्स हो रही हैं, ड्राउट्स आ रहे हैं, ठीक है, हीट वेव्स आ रही हैं, बीमारियां हो रही हैं लोगों को। एनवायरमेंटल इमरजेंसी लगाओ। हर पार्टी के एजेंडा का 70% हिस्सा एनवायरनमेंट के ऊपर होना चाहिए। कोई किसी को वोट ना उसके टिकटॉक पे दे, ना इस पे दे, इसके साथ ज़्यादती हुई, वो जेल में है, मुझे आंसू आ रहे हैं, मैंने इसको वोट देना है, मुझे नहीं पता। और या फिर ये कि मियाँ साहब चुप क्यों हैं, हमसे देखा नहीं जा रहा, उनका हक मारा गया, उनकी टीम नहीं आई, शहबाज साहब सारा कुछ ले गए। अगर इन बातों पे, या फिर 5 त्यारे गिरा दिए, या हिंदुस्तान ने ये कर दिया, ये हमारी जानें अब आगे नहीं बचाएगा। इसीलिए उन लोगों को आगे लेकर आएँ जो इस तरह की हवाई, इस तरह की, मैं अब क्या लफ्ज़ बोलूँ, ये हरकतें जो कर रहे हैं ना, ये आपको भी मरवा देंगे। कोई 2 साल से 3 साल से ऊपर का इन लोगों का प्रोग्राम नहीं होता, इनकी अपनी कुर्सी हिल रही होती है। बैसाखियों के ऊपर जो हुकूमतें बनती हैं, वो किसी का क्या सोचेगी अगली नस्ल का। मैं अगर ऐसा वज़ीर आज़म हूँ कि मुझे एक फ़ोन आया हो ना कि अगर लेफ़्ट राइट हुए ना तो एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मारूंगा, नीचे आ जाओगे, क्योंकि ये मैंडेट तुम्हारा अपना नहीं है। 18 से यही हो रहा है ना इस मुल्क में, आज तक यही हो रहा है। मैं 5 साल गुजारने और सरवाइव करने का सोचूंगा, या पाकिस्तान की अगली नस्लों का 2050 में क्या असर होगा फ्लैश फ्लडिंग से, उसका सोचूंगा। इसका फ़ैसला आपने करना है। अगर आप उन्हीं लोगों के हाथ मजबूत करते गए जिनको अंग्रेज़ अशराफिया ने बैराज बना के, दरियाई ज़मीनें दे के, लैंड ओनिंग क्लास बना के सरमायादार और जागीरदार बनाया, जो 300 सालों से हमारे सरों पे मुख्तलिफ़ पार्टियों के ज़रिए आज भी मुसल्लत हैं, इंक्लूडिंग PTI पीपल्स पार्टी नून लीग। अगर इन्हीं की लैंड क्रूज़रों के आगे नाचना है ना, तो अपने बच्चों का सोचना छोड़ दें। दे आर गॉन। थैंक यू।